मैं एक अनाथ आश्रम में नौकरी करती थी। वहाँ एक लड़की से मेरी दोस्ती हो गई थी। वह मुझसे रोज बोलती थी, दीदी आप मेरी जगह पर सो जाओ, मुझे बहुत तकलीफ होती है। उसको उसके बिस्तर से तकलीफ है। मैंने उसी दिन उसका बिस्तर बदलवा दिया, पर वही कहती थी। उसकी बात मैंने मान ली और उसकी जगह पर सो गई थी। आधी रात गुजर गई थी, तभी अचानक। कभी कभी हमें अपनी आंखों देखी बातों पर यकीन नहीं होता है, क्योंकि आज के दौर में इंसान सिर्फ वही करता है जिससे उनका फायदा हो, बिना फायदे के कोई मदद भी नहीं करना चाहता है। मेरा नाम अनीता है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं अपने घर में अपनी माँ के साथ रहती हूँ। हम दोनों का एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में और कोई सहारा नहीं है। दरअसल मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरी शादी 2 साल पहले अनूप नाम के लड़के से हुई थी, लेकिन उसका अफेयर शादी के बाद भी लड़की से था, तो उस लड़की ने मुझे तलाक देकर उस लड़की से शादी कर ली। ऐसे मेरे सास ससुर बहुत अच्छे थे और वह मेरी शादी अपने छोटे बेटे से करना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि अब मुझे शादी करनी ही नहीं थी और मैं अपनी माँ के घर वापस आ गई थी। बचपन में ही मेरे पापा की मौत हो गई थी, तभी से माँ ने मुझे अकेले ही पाला। मेरी शादी के बाद मेरी माँ भी अकेली ही रहती थी। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। मेरे सास ससुर मुझसे कभी कभी मिलने के लिए आ जाया करते थे और वह अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन मुझे मेरी माँ के साथ ही रहना था क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मेरे लिए ही जी थी। अब मेरा फर्ज था कि मैं उनके लिए कुछ करूं। मेरी माँ लोगों के कपड़े सील कर अपना गुजारा करती थी, लेकिन आजकल उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। मैंने कहा कि आप कपड़े सिलना बंद कर दो, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मैं कोई ना कोई काम देख लूंगी। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी थी क्योंकि मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की। 2 साल पहले मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी थी क्योंकि उन्हें मेरी शादी की बहुत फिक्र रहती थी कि मेरी शादी कर दी, इसलिए मेरी माँ ने मेरे लिए मेरी शादी कर दी। वो चाहती थी कि उसके जीते जी मेरी शादी कर दे, इसलिए मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी थी। उस लड़के ने मुझे धोखा दे दिया। मुझे किसी कंपनी में जॉब मिलना मुश्किल, से कोई काम हो तो मुझे बताना। मैंने अपने दोस्तों से भी पूछा, अगर मेरे लिए कोई जॉब हो तो बताना। तब उसने मुझे बताया कि एक अनाथ आश्रम में एक औरत की ज़रूरत है। मैंने उससे पूछा कि वहाँ पर क्या काम करना पड़ेगा। उसने मुझसे कहा कि इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसे भी किसी ने इस नौकरी के बारे में बताया था, तो उसने सोचा कि वह मुझे बता दे, शायद मेरा काम बन जाए। फिर वह मुझसे बोली, मैं खुद वहाँ चली जाओ और बात कर लो। मैंने उसके वहाँ का एड्रेस दिया और अगले ही दिन मैं अपनी माँ से कहकर अनाथ आश्रम चली गई। जब मैं वहाँ पहुंची तो वह एक घर की तरह बना हुआ था, जिसमें अंडरग्राउंड में बच्चे खेल रहे थे। वहाँ पर कुछ बच्चे विकलांग भी थे। वह घर काफ़ी बड़ा बना हुआ था, उसमें काफ़ी कमरे थे। मैंने एक बच्चों से ऑफिस का पता किया तो उसने मुझे सामने कमरे की तरफ इशारा किया, तो मैं वहाँ पर चली गई थी। अंदर देखा तो वहाँ पर एक मैडम बैठी थी। मैंने उनसे अंदर आने का पूछा तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि आ जाओ। उन्होंने बताया कि मैं नौकरी के लिए आई हूँ। उन्होंने मेरा नाम, मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझसे कहा, ठीक है, कल से कम पर आ जाना, लेकिन हमारे यहाँ जो लेडी काम करती है उन्हें यहीं पर रुकना पड़ता है, सिर्फ संडे को ही वह अपने घर जाती है। मुझे उनकी यह बात सुनकर माँ का ख्याल आया। मैं अपनी माँ को कैसे छोड़ सकती हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मैंने मैडम से कहा, रुकना जरूरी है, मैं रोज नहीं आ जा सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। कहा कि हर समय बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है, उनके पास में किसी ना किसी का रहना जरूरी होता है। तुम्हारे अलावा 4 लड़कियां और हैं, लेकिन उन्हें और भी काम होते हैं। मैंने मैडम से पूछा, यहाँ पर मुझे क्या काम करना होगा। मैडम ने कहा, तुम्हें रुकना पड़ेगा क्योंकि बच्चों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही होगी और तुम्हें बच्चों का ख्याल रखना होगा। इसके अलावा और कोई काम नहीं है। मैंने उनसे और कुछ और बातें की और फिर मैं वहाँ से उठकर अपने घर आ गई। मुझे वहाँ रुकने का कोई एतराज नहीं था, लेकिन अपनी माँ की फिक्र थी। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। जब मैं घर आई तो माँ ने मुझसे पूछा, क्या हुआ, तुम नौकरी के लिए गई थी ना, नौकरी मिली या नहीं। मैंने माँ को सब कुछ बता दिया। मैंने कहा, अगर तुम्हें नौकरी पसंद आई है और पैसे भी सही मिल रहे हैं तो तुम ये नौकरी कर लो, मेरी फिक्र मत करो, मैं अकेली रह लूँगी। मैंने उनसे कहा कि आपके लिए खाना कौन बनाएगा, मुझे वहाँ 24 घंटे रहना होगा। माँ ने कहा, फिक्र मत करो, मैं अपने लिए खाना खुद बना लूँगी। वैसे मैं पूरे दिन खाली तो रहती हूँ, तुमने मेरे सिलाई का काम भी छुड़वा दिया, क्या मैं अपने लिए खाना भी नहीं बन सकती हूँ।
मैंने कहा कि आप अपना बहुत ख्याल रखना और दवाई भी समय पर लेती रहना। मैं अपने कमरे में आई और कुछ कपड़े निकाल कर बैग में रख दिए और कुछ जरूरत का सामान भी रख लिया। अगले दिन मैं अपनी माँ से मिली और अनाथ आश्रम के लिए निकल गई। मैं अपनी मैडम से मिली। मैडम ने मुझे मेरा काम समझा दिया और मेरा कमरा भी दिखा दिया। मैं अपने कमरे में गई और मैंने अपना सामान और अपने कपड़े वहां पर रखे। उसे कमरे में मेरे साथ काम करने वाली 4 लड़कियां और भी रहती थी, लेकिन उसे समय उस कमरे में कोई नहीं था। थोड़ा आराम किया, फिर मैं बाहर आ गई। बाहर वह लड़कियां मिली जो यहाँ पर काम करती थी। अभी फिलहाल में 2 हुई थी और 2 छुट्टी पर गई हुई थी। उनमें से एक का नाम अमू और दूसरी का नाम श्यामी था। मुझे अपने बारे में बताया। हम बच्चों के साथ खेलने लगे तो दोपहर के खाने का समय हो गया था। एक कमरा था जिसमें बच्चे खाना खाया करते थे। हम उस कमरे में बच्चों को खाना खिलाया। वहां पर एक आंटी खाना बनाने के लिए आती थी और खाना बनाकर चली जाती थी। दोनों टाइम का खाना बनाना और सुबह का नाश्ता बनाना उनकी जिम्मेदारी थी। बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी अमू और श्यामी की थी और मैं बच्चों का खाने पीने का ध्यान रखती थी। यहाँ पर मेरा अच्छा समय गुजर रहा था कि सारा दिन खेल में मगन रहते थे और साथ में पढ़ाई करते थे, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्हें थोड़ी सी डॉट लगानी पड़ती थी। मेरी वहाँ पर सबसे अच्छी दोस्ती हो गई थी। कोई फैमिली को लेने के लिए आती थी और मैं उनको बच्चा देती थी, हालांकि उनकी अच्छे से देखभाल हो सके। मैडम बहुत अच्छी आदत की थी। उन्हीं दिनों एक छोटी सी बच्ची 12 साल की थी। वह जब से यहाँ पर आई दरी सहानी रहती थी, किसी से कोई बात भी नहीं करती थी और खाना भी ठीक से नहीं खा पाती थी। मैंने एक दिन उसे अपने हाथ से खाना खिलाया और उससे पूछा, तुम किसी से बात क्यों नहीं करती हो? लेकिन उसने बात का जवाब नहीं दिया। मैं उससे रोज बात करने की कोशिश करती थी। अब वह मुझसे थोड़ी थोड़ी बात करने लगी थी। अब वह मेरे साथ ही रहती थी। वैसे तुम्हें सारी बच्चों के साथ प्यार से रहती थी। मैं जानती थी कि बच्चों के दिल बहुत कमजोर होते हैं, छोटी छोटी बात को अपने दिल से लगा लेते हैं। आप मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन वह बहुत घबराई हुई थी। उसने मुझसे कहा कि दीदी आप मेरी जगह सो जाया करो, मुझे बहुत दर्द होता है। मैंने उससे पूछा, तुम्हें अपनी जगह पर क्या परेशानी है? उससे मुझे कोई जवाब नहीं दिया, मुझसे यही कहती रही। मैंने कहा ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। मैंने सोचा शायद कोई बच्चा होगा जो उसे रोजाना परेशान करता होगा, इसलिए मुझसे अपनी जगह बदलने के लिए बोल रही है। मैनेजर से जाकर उसकी जगह बदलवा दी और बच्चों के साथ जाकर बैठ गई। हमारा कमरा बच्चों के कमरे से काफी दूर था। उस अनाथ आश्रम में 50 से 50 बच्चे थे। लड़कियों का कमरा और लड़कों के कमरे थे। मैडम अलग अलग से हर चीज का ख्याल रखती थी और बच्चों के लिए हर तरीके की सहूलियत भी थी। हम लोगों ने रात का खाना 3 अपने कमरे में जाकर सो गए। अगले दिन जब मैं उठी तो रोज की तरह अपने काम में लग गई। जब सुबह नाश्ते का समय हुआ तो मैं यामी के पास गई और मैंने उससे पूछा, तो मैंने तुम्हारी जगह भी बदला दी? लेकिन वो बाकी दिनों की तरह अभी भी उदास थी। उसने मुझसे अभी भी वही बात कही, दीदी आप मेरी जगह पर सो जाया करें, मुझे बहुत दर्द होता है। मैंने उससे पूछा, कैसा कैसा दर्द? अभी भी किसी बच्चे ने तुम्हें परेशान किया है? इतने में मैडम मेरे पास आ गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया और वह अपने कमरे में चली गई है। और जब भी यामी मुझसे मिलाती यही बात कहती तो मैं उसकी बात को टाल देती थी। मुझे लगा शायद वह यहाँ रहना ही नहीं सहती है, इसलिए वह मुझसे यह बात कहती है, इसलिए यह बात कहती है। यह मैं भी सोचती कि इसे यहाँ क्या परेशानी है, यहाँ सभी बच्चे बहुत खुश हैं। फिर मैंने सोचा क्यों ना आज मैं यामी के बिस्तर पर ही सोकर देखूं, पता चल जाएगा। रात का खाना खाया, उसके बाद मैं यामी के पास गई और मैंने यामी को अपने कमरे में अपने बेड पर सुला दिया और मैं उसकी जगह पर जाकर सो गई। थोड़ी देर बाद सोए हुए थे कि मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पैरों को छुआ हो। मैंने अपने पैर अंदर कर लिए। फिर अचानक से मैंने झांक कर देखा तो कुछ लोग खड़े हुए नजर आए और आपस में कुछ बातें कर रहे थे। मैं बेहोश हो गई थी, लेकिन मैं सुबह उठी तो अपनी जगह पर ही सो रही थी। मेरे सर में हल्का दर्द था और आंखें लाल हो रही थी और तबीयत खराब लग रही थी। मैंने उठकर हाथ मुंह धोया और नाश्ता कर दवाई ली और रोज कार्य में लग गई। मुझे रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। दोपहर के समय यामी मेरे पास आई और मुझसे पूछने लगी, दीदी क्या आपको भी दर्द हुआ था? नहीं, मुझको कोई दर्द नहीं हुआ। तुम सिर्फ बहाना करती हो और आगे से तुम अपनी जगह सोवोगी और आगे से कोई मेरे आगे ऐसी बात मत करना। और वो अपना छोटा सा मुंह लेकर कमरे में चली गई थी। मैं सोचने लगी आखिर की मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा था। अगले दिन संडे था। मैं अपने माँ से मिलने के लिए घर चली गई थी
और मेरी माँ मुझे देखकर बहुत खुशी हुई और मुझसे मेरी नौकरी के बारे में पूछे नहीं। मैं वहाँ खुश तो हूँ ना, मुझे ज़्यादा काम तो नहीं करना पड़ता है। मैंने अपनी माँ को आश्रम के बारे में सब कुछ बताया कि पैसे माँ के हाथ में दिए। मेरी माँ बहुत खुश हुई और मुझे सारा आशीर्वाद और दुआएं देने लगी। अगले दिन मैं अनाथ आश्रम के लिए निकल गई। वहां जाकर मैं अपने कामों में लग गई। दोपहर का खाना खाने के लिए स्वामी को यामी के बारे में पूछा तो अमोनिया का यामी को अडॉप्ट कर लिया और वह उसे कल ही लेकर चले गए। ये सुनकर मैं बहुत उदास हो गई क्योंकि वह बहुत करीब हो गई थी। बाद में सोचा ठीक है, उसको माता पिता मिल गए और वह अच्छा जीवन व्यतीत करे। कि मुझे यामी की बहुत याद आती थी, लेकिन मैंने और बच्चों में अपने आप को बिजी कर लिया था। वहां पर रोजाना ही बहुत हैरान करती थी। वह रोजाना ही बहुत से बच्चे के डॉक्टर लिए जाते थे और अगर लेकर भी जाते हैं तो उन्हें बहुत सारे लोग होते थे और हर आदमी बच्चों को अपनी संतान बनाकर ले जाता था। मुझे ये बात बहुत परेशान कर रही थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर मसला क्या है। यहाँ किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। अगर मैं ज़्यादा छानबीन करती तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाती और मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर यह मेरी नौकरी छूट जाती तो मुझे कहीं और नौकरी मिलती भी या नहीं। एक दिन मैंने श्यामी से पूछ लिया, इतने सारे बच्चे अडॉप्ट कैसे होते हैं? श्यामी ने कहा, यहाँ की मैडम बहुत ही अच्छी है और वह बहुत लोगों को जानती है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा अडॉप्शन होते हैं। और वैसे भी दुनिया में बुरे लोगों के साथ अच्छे लोग भी होते हैं। भगवान उनमें अनाथ बच्चों के लिए दया डाल देते हैं। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। यहाँ पर हर रोज बच्चे आते जाते रहते हैं। एक दिन मेरे पास एक बच्ची आई जो लगभग 14 साल की होगी। वह मुझसे आकर कहने लगी, दीदी मुझे अपने बिस्तर पर नहीं सोना है, मुझे बहुत दर्द होता है। मैं उसकी आवाज़ सुनकर हैरान हो गई, क्योंकि यह बात मुझे यामी भी कहा करती थी। मैंने उससे पूछा, बेटा कैसा दर्द होता है? कोई और बच्चा परेशान करता है क्या? तुम्हें बिस्तर में कुछ छुपता है? या वह रोने लगी। उसने रोते रोते बताया कि कुछ हिस्सा लगता है कि उसे किसी ने इंजेक्शन लगाए हो, बाद उसको याद नहीं रहता है। जब वह सुबह सोकर उठी है तो उसके पूरे शरीर में दर्द रहता है। मेरे दिमाग में ऐसी बात आई तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। कौन कर सकता है? मैं उसी को अपने कमरे में लेकर गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैंने उसके कपड़े उतार कर देखा था, उसके जिस्म पर कुछ ऐसे निशान थे, इसके साथ साथ कुछ गलत हुआ है। मैंने उससे कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं आज रात को तुम्हारे साथ ही सोऊंगी, तुम घबराओ नहीं और यह बात तुम किसी को मत बताना। उस बच्ची की हालत देखकर मुझे बहुत रोना आ रहा था, लेकिन मैंने खुद को शांत किया और मन ही मन सोच लिया, इसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसका पता लगा कर ही रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं। जब रात हुई तब बच्चों के कमरे में जाकर उस लड़की से थोड़ी दूरी पर लेट गई। मैंने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था। मैंने अपने ऊपर एक चादर ढक ली थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। आधी रात होने को आई थी। रात को 2 बजे का टाइम था। तभी किसी की दरवाजा खोलने की आवाज़ आई थी। जब मैंने सदर से सुपके से देखा तो वहां पर एक आदमी उस बच्ची की तरफ जा रहा था। वह आदमी उस बच्ची की तरफ आया, उसका मुंह बंद कर लिया, फिर उसे इंजेक्शन लगा दिया। कुछ देर बाद उसको गोद में उठाकर कमरे से बाहर निकल गए थे। ये देखकर मेरे होश ही उड़ गए और उस आदमी का पीछा करने लगी। यह आदमी वही जो यहाँ पर अनाथ बच्चों को लेकर आता था। मैंने सोचा कि यह बात मैं मैडम को बताती हूँ, लेकिन मैं जब तक मैडम को जगाती और सब कुछ उसको बता दे तब तक वह आदमी तो निकल जाता, इसलिए मैंने उसका पीछा करना सही समझा। जब मैं उसका पीछा करते करते बाहर आ गई तो मुझे देखकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वह गालिद से बात कर रहा था। गाइड ने उसे बाहर जाने के लिए मेन गेट भी खोल दिया। तब मैं समझ गई गाइड और मैडम इससे मिले हुए हैं। उसके बाहर निकालने के बाद ही गेट बंद कर दिया। मैं दूसरे गेट से बाहर गई तो सामने ही मुझे वह आदमी दिखाई दिया, तो मैं उसके पीछे पीछे जाने लगी। अनाथ आश्रम से थोड़ा दूर उसका घर था, वहां पर कोई नहीं रहता था। वह आदमी उसके घर में चला गया था और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया था। मैंने घर को चारों तरफ से देखा, शायद कोई दरवाजा मुझे अंदर जाने के लिए मिल जाए। मुझे एक दरवाजा दिखा जो टूटा हुआ था। मैं उसी से कूदकर अंदर चली गई। पूरे घर में अंधेरा था। अंदर जाकर मैंने देखा एक कमरे की लाइट जल रही थी। मैं उस तरफ गई तो उसका दरवाजा भी अंदर से बंद था। मैंने खिड़की से झांककर देखा तो मेरे होश उड़ गए। वह आदमी था और बच्ची के साथ गलत काम कर रहा था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे खिड़की पर आवाज लगा दी। मैंने कहा, छोड़ दो इस बच्ची को वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। उसने मुझे देखा और कहने लगा कि तुम यहाँ पर कैसे आई? मैंने कहा, छोड़ो इस बच्ची को। तभी वह आदमी मेरे पास आया और मेरे सर पर किसी चीज़ से जोर से मारा, जिससे कि मैं बेहोश हो गई। मुझे होश आया तो मेरा सर घूम रहा था।
आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। मैंने हिम्मत करके उठने की कोशिश की और जब उठ कर देगा तो मैं एक अंधेरे कमरे में बंद थी। मुझे होश आते ही उस बच्ची के बारे में सोचने लगी। पता नहीं इन जालिमों ने उस बच्ची के साथ क्या किया होगा। वो किस हाल में होगी। इस सब में मैडम और चौकीदार भी मिले हुए थे, मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे। मैंने खोलने की बहुत कोशिश नाकाम रही। थोड़ी देर बाद एक आदमी अंदर आया। वह मेरे लिए खाना लेकर आया था। मैंने मुझको छोड़ दो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, तो वह हंसने लगा और बोला क्या हुआ। पहले बड़ा उछल रही थी, निकल गई सारी अकड़। पहले बहुत बोल रही थी। मैं उसकी बात सुनकर रोने लगी। इस वक्त कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी क्योंकि मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे। वह बहुत खतरनाक और जालिम लोग थे, मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे। उस आदमी ने मुझसे कहा, ये लो खाना खा लो, रोने के लिए भी तो ताकत चाहिए होती है। फिर उसने मेरे हाथ खोले और खाने की थाली मेरे हाथ में देकर वहां से चले गए। मैं उस खाने को हाथ भी नहीं लगाया क्योंकि मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अब मैं उसकी सारी हकीकत जान चुकी थी। अचानक कि मुझे यामी की याद आने लगी। अब मुझे उसके दर्द का एहसास हो रहा था और मैं समझ गई थी कि मुझसे क्यों कहती थी कि रात में उसे दर्द होता है। बेचारी मासूम बच्ची, एक तो लावारिस और ऊपर से उसके साथ इतना गलत हुआ। भगवान इन लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैडम इनमें से भी मिली हुई होगी। मैंने सोचा कि मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा, वरना ये लोग मुझे भी मार डालेंगे। फिर मैंने अपने हाथ से पैर की रस्सी खोली और उठकर मैं दरवाजा खोलने गई तो दरवाजा बाहर से बंद था। मैंने कमरे की चारों तरफ देखा, मुझे वहां पर कुछ भी नजर नहीं आया। मैंने ऊपर की तरफ देखा तो मुझे वहां एक पतली सी खिड़की दिखाई दी, पर वह बहुत ऊपर थी। फिर मेरी नज़र कमरे में रखी हुई कुर्सी पर गई। मैं कुर्सी पर चढ़कर खिड़की से बाहर जा सकती थी। मैंने उसे कुर्सी पर चढ़कर बाहर देखा, बार बार कोई नहीं था। मैंने उसका शीशा तोड़ा और खिड़की से बाहर कूद गई। कूदने की वजह से मेरे पैर में चोट लगी और मुझसे सलाह भी नहीं जा रहा था, लेकिन मैं अपनी परवाह किए बगैर गेट की तरफ गई, लेकिन गेट बंद था। फिर मैंने वहां से निकलने का दूसरा दरवाजा ढूंढ, पीछे की तरफ एक दरवाजा और था जिससे मैं बाहर आई। थोड़ा आगे चलकर ही अनाथ आश्रम था। कल गार्ड गेट पर ही बैठा रहता था। अगर वह मुझे देख लेता तो वह दोबारा से मुझे पकड़ा देता, इसीलिए मेरा मैं सेहरा दुपट्टे से कर किया और सूप के से वहां से निकल गई। मैं पुलिस स्टेशन की तरफ गई क्योंकि मैं बच्चों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थी। बहुत गलत हो रहा था और यह सब पुलिस को बताना बहुत जरूरी था। पुलिस स्टेशन यहाँ से काफी दूर था। मैं पैदल चलकर पुलिस स्टेशन पहुंची और मैंने वहां जाकर पुलिस को सारी बात बताई। पुलिस ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मैंने कहा कि नहीं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा, तो फिर हम तुम्हारी बात कैसे मान ले? हो सकता है कि तुम झूठ बोल रही हो और उन लोगों को फंसाना चाहती हो। मैंने उनको समझाया कि मैं झूठ क्यों बोलूंगी, इन सब में मेरा क्या फ़ायदा हो सकता है। मैं तो सिर्फ मासूम बच्चों को बचाना चाहती हूँ। उन बच्चों पर बहुत सारा जुल्म हो रहा है और मैं उन लोगों के खिलाफ गवाही देने के लिए भी तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि हम बिना सबूत के किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, अदालत में सबूत चलते हैं। पुलिस ने मेरी सारी बातें सुनकर कुछ देर सोचा और फिर रिपोर्ट दर्ज कर ली और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि वह लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तुम अपना ध्यान रखना। मैं अपने घर गई थी। मैंने अपना सामान लिया और माँ का भी सामान लिया और माँ के साथ वहां से निकल गई क्योंकि हो सकता है कि वह लोग मेरे घर पहुंच जाते हैं। मैं अपनी माँ की एक सहेली के घर चली गई। मेरी माँ ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? तुम इस हालत में इतनी जल्दी में, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मैंने कहा, आप चलिए, मैं रास्ते में आपको सारी बात बताती हूँ। फिर मैंने उन्हें रास्ते में सारी बात बता दी और वह मुझे शाबाशी देने लगी और मुंह से कहने लगी कि तुमने जो कुछ भी किया है सही किया है। जालिमों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, तुम उन्हें सजा दिलाकर ही रहना। कुछ दिन बाद वहां पुलिस भेस बदल कर गई और उन्होंने मैडम से बात की कि उन्हें एक बच्ची चाहिए और वह उस बच्ची को विदेश भेज देंगे, जिसके लिए वह मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार है। मैडम ने बच्ची देने की हामी भर ली और बात करते करते उनसे ये भी कहा कि आपको और बच्चे चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। हमारे यहाँ बच्चों से हर तरीके का काम करवाते हैं। पुलिस वाले ने ये सब रिकॉर्ड कर लिया और वहां से आ गए। अगले दिन ही मैडम गार्ड व उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया, वहां जो लड़कियां काम करती थी। उन्हें भी इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैडम के कमरे की तलाशी ली तो उनके खिलाफ सारे सबूत मिल गए। इसके साथ साथ पुलिस को मैडम के ऑफिस से ड्रग्स मिले। इससे पता चला कि ड्रग्स कारोबार करती है। उन्हें अदालत में पेश किया गया। इससे पता चला कि जो लोग बच्चों को अनाथ आश्रम से अडॉप्ट करने आते थे, उन्हें अडॉप्ट नहीं करते थे बल्कि उन्हें बेचने के लिए लेकर जाते थे
और जिन आदमियों ने मुझे वहां पर बंद किया था, वही आदमी अच्छे और खूबसूरत बच्चे लेकर वहां पर आते थे। वह इस बात का खास ध्यान रखते थे कि बच्चे अनाथ हो, इनके आगे पीछे कोई पूछने वाला नहीं होता था कि वह जैसा चाहे उनके साथ वैसा करे। मैंने उनके खिलाफ गवाही दी, सबको सजा हो गई और इस अनाथ आश्रम की जिम्मेदारी अदालत ने मुझे दे दी। मैंने वहां बच्चों को बहुत अच्छे से रखा था, उनके पूरी तरीके से ख्याल रखती थी। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास दिल ही नहीं होता है, तो पैसों की खातिर इतना गिर सकते हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। वहाँ बच्चे बहुत खुश रहते हैं। अगर लोग बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए आते भी हैं, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन लेती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती है। मैं सोचती हूँ कि हमारी दुआ करती हूँ, जहाँ पर भी हो ठीक हो। आश्रम में नौकरी करती थी।